सोचिए, हिमालय की उन बर्फीली और रहस्यमयी चोटियों के बीच एक ऐसी जगह मौजूद है जो सच में किसी दूसरी दुनिया जैसी लगती है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश के बेहद खूबसूरत लेकिन उतने ही चुनौतीपूर्ण इलाके की, लाहौल और स्पीति। आज की इस चर्चा में हम इस ठंडे रेगिस्तान के इतिहास, यहाँ के भूगोल, प्राचीन मठों और इसकी बिल्कुल अनूठी संस्कृति की गहराइयों में उतरेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। मशहूर लेखकों जैसे रुडयार्ड किपलिंग ने इस जगह के लिए एकदम सटीक बात कही थी। उन्होंने ऐसे कहा था, एक दुनिया के भीतर एक दुनिया। और यकीन मानिए, जब इन विशाल हिमालयी घाटियों में कदम रखा जाता है तो लिटरली ऐसा महसूस होता है जैसे हम समय में पीछे चले गए हों या किसी जादुई छिपे हुए कायाम में पहुंच गए हों। बाकी दुनिया के शोर शराबे से एकदम दूर इस क्षेत्र की अपनी एक अलग ही वास्तविकता है। अब जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, सिर्फ 2। जी हाँ, यहाँ की जनसंख्या का घनत्व केवल 2 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। मतलब इतनी ज्यादा ठंड, बंजर जमीन और कठोर जलवायु के कारण लाहौल और स्पीति पूरे भारत का सबसे कम घनी आबादी वाला जिला है। क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो यह अकेले हिमाचल प्रदेश का लगभग 25% हिस्सा कवर करता है, लेकिन आबादी वो पूरे राज्य में सबसे कम है। सच कहूं तो यह विशाल शून्यता ही इसकी सबसे बड़ी चुनौती है और इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती भी। तो सबसे पहले यहाँ के भौतिक परिदृश्य यानी इसकी नदियों, घाटियों और दर्रों की बात करते हैं। ये जानना बहुत दिलचस्प है कि प्रकृति ने इस जगह को कैसे तराशा है। वैसे लाहौल का भूगोल पहली नजर में थोड़ा जटिल लग सकता है, लेकिन अगर हम इसे नदियों के हिसाब से समझें तो ये एक पहेली की तरह आसानी से सुलझ जाता है। देखिए, चंद्रा नदी के आसपास जो घाटी है उसे रंगोली घाटी कहा जाता है। इसी तरह भागा नदी जिस घाटी से होकर गुजरती है वो गारा घाटी कहलाती है। और जब ये दोनों नदियां तांडी नाम की जगह पर आपस में मिलती हैं तब बनती है शक्तिशाली चंद्रभागा, जिसे हम चिनाब के नाम से भी जानते हैं। इस चंद्रभागा की घाटी को पाटन घाटी कहा जाता है। असल में ये नदियां ही इस ठंडे रेगिस्तान की असली जीवन रेखाएं हैं। अब अगर स्पीति की तरफ चलें तो कुंजुम दर्रे से निकलने वाली स्पीति नदी वहां का मुख्य आधार है। ये नदी अपनी सहायक नदी पिन के साथ मिलकर 14,000 फीट की ऊंचाई वाले इन कठोर और बंजर पहाड़ों को सचमुच एक आर्टिस्ट की तरह तराशती है और आगे चलकर ये विशाल सतलुज नदी में मिल जाती है। पानी का यही बहाव तय करता है कि इस भीषण ऊंचाई पर जहां सांस लेना भी मुश्किल है, जीवन कैसे और कहां पनपेगा। भूगोल के बाद अब लाहौल और स्पीति के ऐतिहासिक ताने बाने पर एक नजर डालना तो बनता है। ये जानकर बहुत हैरानी होती है कि इतनी अलग थलग जगह होने के बावजूद यहाँ का इतिहास कितना ज्यादा गतिशील रहा है। सोचिए, 635 ईस्वी में ही मशहूर चीनी यात्री हुएनसांग ने यहाँ का दौरा कर लिया था। समय के साथ इस इलाके पर कुल्लू और लद्दाख के शासकों का भी प्रभाव रहा। फिर 1840 में महाराजा रणजीत सिंह के नेतृत्व में सिखों ने यहाँ अधिकार किया। उसके कुछ ही सालों बाद 1846 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस पर अपना नियंत्रण कर लिया और फाइनली 1966 में पंजाब पुनर्गठन के बाद इसे आज के हिमाचल प्रदेश राज्य में मिला दिया गया। अलग अलग साम्राज्यों का इस दूरस्थ घाटी को आकार देना वाकई एक अद्भुत कहानी है। अगर हम स्पीति के प्राचीन इतिहास में थोड़ा और पीछे जाएं, तो दस्तावेजों से एक बहुत ही रोचक तथ्य सामने आता है। शुरुआती दौर में यहाँ सेन राजवंश का शासन हुआ करता था और माना जाता है कि समुद्र सेन स्पीति घाटी के सबसे पहले राजा थे। ये एक ऐसा फैक्ट है जो इस बंजर सी लगने वाली भूमि को एक बहुत ही गहरी और पुरानी शाही वंशावली से जोड़ देता है। इतिहास के इन पन्नों से निकलकर अब हम इस क्षेत्र की आध्यात्मिक जड़ों की ओर बढ़ते हैं। एक ऐसा पहलू जिसके कारण इसे अक्सर लामाओं की भूमि भी कहा जाता है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात नोटिस करने वाली है। भौगोलिक दृष्टि से लाहौल और स्पीति भले ही एक दूसरे के एकदम पड़ोसी हैं, लेकिन इनकी जनानकी यानी डेमोग्राफिक्स में एक बड़ा अंतर है। लाहौल में आपको तिब्बती और इंडो आर्यन दोनों जड़ों का एक खूबसूरत मिश्रण देखने को मिलेगा। वहीं दूसरी ओर तिब्बत के बहुत करीब होने की वजह से स्पीति की आबादी मुख्य रूप से तिब्बती मूल की है और यही वो कारण है जिससे इन दोनों ही क्षेत्रों की स्थानीय भाषा और संस्कृति में हमें एक स्पष्ट फर्क दिखाई देता है। स्पीति को विश्व स्तर पर बौद्ध धर्म के अध्ययन का एक बहुत ही प्रमुख केंद्र माना जाता है और यहाँ के मठ, जिन्हें गोम्पा भी कहते हैं, वो सिर्फ पुरानी इमारतें नहीं हैं, वो जीता जागता इतिहास हैं। उदाहरण के लिए ताबो मठ को ही ले लीजिए।
इसकी दुर्लभ और प्राचीन कला की वजह से इसे हिमालय का अजंता कहा जाता है। फिर है की मठ, जो स्पीति का सबसे बड़ा और सबसे पुराना मठ है। यहाँ आज भी सैकड़ों भिक्षु और भिक्षुणियाँ रहते हैं और शिक्षा ग्रहण करते हैं। और धनकड़ मठ को तो भूल ही नहीं सकते, जो कभी स्पीति की प्राचीन राजधानी हुआ करता था और आज भी पहाड़ों की चोटी पर किसी अभेद्य किले की तरह शान से खड़ा है। अब स्पीति की तरह लाहौल में भी कई आध्यात्मिक खजाने छिपे हुए हैं। 12वीं शताब्दी में बना लाहौल का करदांग मठ इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। इस मठ के अंदर एक बेहद विशाल और पवित्र पुस्तकालय है, जहां बौद्ध धर्म के प्राचीन कांग्योर और तांग्योर ग्रंथ आज भी पूरी तरह से सुरक्षित रखे गए हैं। बौद्ध साहित्य में इन ग्रंथों का क्या महत्व है, ये शायद मुझे अलग से बताने की जरूरत नहीं है। ये पूरे तिब्बती बौद्ध साहित्य का आधार माने जाते हैं। धर्म और संस्कृति की इस शांति के बाद अब ये देखना और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाता है कि आखिर इस ठंडे जमे हुए रेगिस्तान में जीवन सरवाइव कैसे करता है। अक्सर ये सवाल मन में आता है कि ऐसी बंजर और जमा देने वाली जगह में वन्यजीव कैसे रह सकते हैं। लेकिन सच तो ये है कि ये घाटी अविश्वसनीय रूप से दुर्लभ और लुप्तप्राय वन्यजीवों का घर है। हिम तेंदुआ यानी स्नो लेपर्ड, हिमालयन आईबैग्स, हिमालयन ब्राउन बियर, कस्तूरी मृग और ब्लू शीप जैसे बेहद शानदार जानवर यहाँ बड़ी आसानी से पनपते हैं। इन्हें पिंड वैली नेशनल पार्क और किब्बर वन्यजीव अभयारण्य जैसी सुरक्षित जगहों पर संरक्षित किया गया है। और यहाँ एक बहुत ही दिल छू लेने वाली बात है, इन जानवरों के यहाँ बचे रहने का कारण सिर्फ कड़े सरकारी कानून या इस जगह का एकांत नहीं है, बल्कि यहाँ के स्थानीय लोग अपनी गहरी धार्मिक और बौद्ध मान्यताओं के कारण इन जानवरों का शिकार करने से सख्ती से इनकार करते हैं। वो इनका पूरा सम्मान करते हैं। प्रकृति और संस्कृति का ऐसा खूबसूरत जुड़ाव आजकल सच में कमी देखने को मिलता है। अब जरा खेतीबाड़ी की बात करते हैं। साल 1857, ये साल सुनते ही हमें भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम याद आता है, राइट? लेकिन लाहौल के लिए ये साल एक अलग ही तरह की क्रांति लेकर आया था। इसी साल A.W. हाइड नाम के एक मिशनरी ने यहाँ आलू की खेती शुरू की थी। और आपको ये जानकर शायद यकीन ना हो कि आज लाहौल पूरी दुनिया में प्रति हेक्टेयर आलू उत्पादन के मामले में सबसे ऊंचे पायदान पर है। लिटरली एक बर्फीले रेगिस्तान का दुनिया में नंबर 1 आलू उत्पादक बन जाना किसी बड़े चमत्कार से कम नहीं है। लेकिन खैर, आज चीजें काफी तेजी से बदल रही हैं। जलवायु परिवर्तन या क्लाइमेट चेंज के कारण अब लाहौल घाटी में टमाटर, गोभी और हरी मटर जैसी नई नई सब्जियां भी आराम से उगाई जा रही हैं। जहां एक तरफ ये वहां की लोकल इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा है, वहीं ये एक बड़ा और गंभीर सवाल भी खड़ा करता है। जैसे जैसे मौसम बदल रहा है और नई सड़कों के कारण दुनिया भर से यहाँ पहुंचना आसान होता जा रहा है, क्या ये नाजुक सी एक दुनिया के भीतर एक दुनिया अपना वो प्राचीन जादू बरकरार रख पाएगी, या फिर हम एक ऐसे भारी बदलाव के गवाह बनने जा रहे हैं जिसे कभी वापस नहीं मोड़ा जा सकेगा? खैर, इस विचारोत्तेजक सवाल के साथ हमारे आज के इस विश्लेषण को यहीं रोकते हैं। हमेशा की तरह अपनी उत्सुकता बनाए रखें और सीखते रहें।